जस्टिस सूर्यकांत की, उनकी और गवर्नर की दुरभिसंधि से अभी तक गैर कानूनी सरकार चल रही है। अभी तक दल बदल का मामला डिसाइड नहीं हुआ है, आपसे बता रहे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है 31 दिसंबर तक डिसाइड कीजिए। नहीं डिसाइड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फैसला करेगा, ये करेगा, तब तक चुनाव आ जाएगा, क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर उन्होंने नहीं डिसाइड किया 31 दिसंबर तक, तो आप क्या करेंगे? हम यही बता दीजिए कि तब आप क्या करेंगे। तब आप कह रहे हैं कि तब हम फैसला लेंगे, तो फैसला लेंगे तो क्या होगा उससे? उस फैसले से क्या होगा? सरकार तो चल गई ना 2-3 साल से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कार्यकाल में गवर्नर पद की गरिमा इतनी गिरा दी गई है, इतनी गिरा दी गई है कि उसका नापने की आपके पास कोई माप तोल बैरोमीटर नहीं। हाँ, कोई वो नहीं है। पहले सरकारें गिराई जाती थी, अब ये कहते हैं। अब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित साहब की एक मैं बात बता देता हूँ। ये एसपी की रिपोर्ट मांग रहे हैं राज्य सरकार से। इस एसपी को वहां आपने कैसे लगा दिया? ये डीएम कैसे, डीसी कैसे लग गया इस जिले में? ये 2-3 बार रिपोर्टें राज्य सरकारों से मांग रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि गवर्नर के पावर ये कब से हो गया। विवेकाधीन अधिकार की जगह बिल्कुल ये बांध दिया जाना चाहिए उनको, स्पीकर को। तभी जो है ये लोकतंत्र बचेगा, वरना जो है दुरुपयोग की संभावना में। अब महुआ मोइत्रा का ही है, उसमें एथिक्स कमेटी है, वो फैसला लेने जा रही 9 तारीख को। और अभी निशिकांत दुबे के मामले में कोई जो है वो मतलब इतने दिन से मामला लंबित है, उनकी फर्जी डिग्री का मामला लंबित है, वो लंबित है, उसमें कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो चीन चीन के कार्रवाई हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगेगी। आखिर लोकतंत्र कैसे रहेगा, आप बता। अब सवाल ये होता है कि राज्यपाल के पास पावर जो है, खास करके जो बिल रोकने की एक परंपरा हो गई है, उस परंपरा में राज्यपाल जो है अपनी छीछा लेदर करवा रहे हैं। देखिए, बनवारी लाल पुरोहित साहब ने बिल रोका, भगवंत मान साहब ने विधानसभा के अंदर ये बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बावजूद भी राज्यपाल एक्टिव नहीं हुए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डलने की उनको खबर आई, तो यह खबर आ गई कि राज्यपाल साहब ने बिल पास कर दिए। तो कमाल की बात यह है कि आखिर इतना शीशा लेदर के बाद ये काम क्यों कर रहे हो? अगर दम है तो बिल रोक लो। बात गवर्नर की नहीं है, बात केंद्र सरकार की है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है उसका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। देखिए, जब बीच में देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने थे और इंद्र कुमार गुजराल बने थे, तो बीच में कुछ साल चला था ना इनकी सरकार। उस समय तो नहीं था कि कहीं गवर्नर ने कोई हस्तक्षेप किया। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे चीफ जस्टिस कि आप चुने हुए जो है क्या कहते हैं गवर्नर नहीं है, आप मनोनीत वो गवर्नर हैं, आप चुने हुए गवर्नर नहीं है, आप मनोनीत गवर्नर हैं। और ये कई राज्यों में इस तरह की सब चीजें देखने को मिल रही हैं कि गवर्नर के माध्यम से जो राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहना पड़े या सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े? पोस्ट है राज्यपाल की पोस्ट जो है वो डे टू डे, कलेक्टर कौन लगेगा, डीएम क्या काम कर रहा है, एसपी क्या काम कर रहा है, जो राज्य सरकार की बेसिकली जो अधिकार क्षेत्र के जो काम है उसमें गवर्नर डे टू डे रिपोर्ट मांग रहे हैं। जैसे लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पद और सत्ता का दुरुपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति कम वाइस प्रेसिडेंट, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के विधानसभाओं के स्पीकर, सब जो है किसी न किसी मामले पर आए दिन सुप्रीम कोर्ट के राडार पर चढ़ जाते हैं। भारत एक संसदीय लोकशाही, कार्यपालिका, जुडिशियरी, न्यायपालिका, सबके न्यायपालिका, विधायिका, सबके कार्य यहाँ पर विभाजित है। गवर्नर के रोल भी एक तरह से डिफाइंड। क्या सरकारों में, राज्य सरकारों में जो गवर्नर केंद्र के प्रतिनिधि मात्र होते हैं कि उनको देखना है कि संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की गतिविधियों में क्या एक्स्ट्रा पावर का इस्तेमाल कर उसको रोक सकते हैं, क्या बिल को रोक सकते हैं, ये मसला है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है। फ्राइडे को भी सुनवाई, अगले फ्राइडे को सुनवाई होगी। क्या है मसला, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हैं। दोनों लोगों को आप लगातार अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। तुषार मेहता साहब राज्य की ओर से, स्टेट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। क्या उन्होंने कहा
और क्या है मसला, ये पूरा मसला समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। सीधे चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास और संजीव पांडे साहब के साथ, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला क्या है। सबसे पहले जेपी सर जी, नमस्कार। देखिए सर, नमस्ते। देखिए सर, पद और सत्ता का दुरुपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति कम वाइस प्रेसिडेंट, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के विधानसभाओं के स्पीकर, सब जो है किसी न किसी मामले पर आए दिन सुप्रीम कोर्ट के राडार पर चढ़ जाते हैं। जी। अब पंजाब और केरल के दो गवर्नर हैं। पंजाब में पुरोहित साहब हैं और केरल में आरिफ मोहम्मद खान, पुराने कांग्रेसी हैं। अब वो जो वहां बिल पे अब पास हो रहा है, विधेयक पास हो रहा है, और अभी कुछ दिन पहले तक कोश्यारी साहब जब महाराष्ट्र में थे तो कोश्यारी साहब भी वहां वही सब कर रहे थे जो पुरोहित और आरिफ मोहम्मद खान कर रहे हैं। या तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो भी इसी तरह जो है आचरण कर रहे हैं और सरकार को डिस्टेबलाइज करने का, सरकार को अस्थिर करने का कोई उपाय नहीं छोड़ते। ये तीनों राज्य जो है वो गैर भाजपा शासित राज्य है। अब उनका जो बिल पास हुआ, उस बिल पे ये दस्तखत ही नहीं करते। वैसे हमेशा होता है कि बिल पर आप दस्तखत नहीं करते तो आपको अगर बिल पसंद नहीं तो आप उसको वापस कर दीजिए, वापस कर। या केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को भी संदर्भित कुछ लोग करते हैं। तो अब सवाल है कि आप लेके दबा के कुंडली मार के बैठे हुए हैं और आए दिन कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लगता है कि राज्य सरकार और आपकी जो है ठनी हुई है। तो अभी पंजाब सरकार के मामले में जो है वो पेश हुआ जब ये राष्ट्र वहां आपके सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि राज्य सरकारें विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों से निर्णय लेने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर है। अभी आपको कुछ दिन पहले ही प्रकारांतर से सभापति, राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने राघव चड्ढा को निष्कासित किया है, उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए कहा भाई जाइए आप उनसे क्षमा याचना कर लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी अप्रसन्नता व्यक्त की थी कि किसी भी जो है वो क्या कहते हैं चुने हुए सदस्य को जो है क्या कहते हैं इस तरह से जो है वो वंचित कर देना बहस में भाग लेने से, ये उचित बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाल के कहा भाई आप जाके उनसे बिना शर्त माफी मांगिए और ये सब मामले का पटाक्षेप हो जाए, सबकी इज्जत रह जाए। तो अब ऐसे ऐसे लोगों का मामला आ रहा है। आ तो पहले से भी रहा था, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर आज की डेट में आ रहा उतना इसके पहले नहीं आ रहा था। वरना सरकारिया कमीशन इसीलिए बना था कि जो राज्यों और राज्यपालों के बीच के संबंधों को परिभाषित करने के लिए उन्होंने किया भी, लेकिन वो सब बात की भूत की बातें हो गई हैं। वर्तमान में जो है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। आपके एसआर बोमई का एक मामला था दल बदल को लेकर के, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि एसआर बोमई के मामले में कि ये जो है राजभवन में नहीं, ये विधानसभा के पटल पर जो है तय होगा। राजभवन नहीं तय करेगा कि वो रात के अंधेरे में गिनती करके और जो किसी सरकार को जो है बर्खास्त कर दे और नई सरकार बनवा दे। उस तरह उस समय तमाम जगह पर ऐसा हुआ था। बिहार में बूटा सिंह ने किया था, उत्तर प्रदेश में रोमेश भंडारी ने किया था। तो इस तरह जो है क्या कहते हैं राज्यपाल, तो इस तरह राज्यपालों की भूमिका पर सदैव सवाल उठते हैं। राज्यपाल ऐसे तो कहने के लिए रबर स्टैंप है, लेकिन अगर केंद्र सरकार उनको सक्रिय कर देती है तो अपने पद पर बने रहने के लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कहीं से भी संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं माने जाते। अब बिल पास हुआ यहाँ पर या आपके केरल में, अब वो बिल पास, एक के बाद एक बिल पास होता जा रहा है, आप दस्तखत ही नहीं कर रहे हैं। विधानसभा सत्र आहूत करने के मामले में भी जो है आप उसमें जो है 20 तरह की अड़ंगेबाजी डाल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब ये कल जो आया मामला, तो शुक्रवार के दिन तुषार मेहता ने कहा कि हम जो है बहुत डिटेल उसके साथ आएंगे, और इस बीच में कई जो है वो विधेयकों पर पुरोहित साहब ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो के वेणुगोपाल जो है वो केरल के जो है आपके क्या कहते हैं मतलब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब जब शुक्रवार को सुनवाई हो रही है तो केरल के मामले को भी साथ ले लिया जाए, क्योंकि वहां भी इसी तरह सेम टू सेम मामला है कि विधेयक पास हुए, राज्यपाल के पास लंबित पड़े हैं,
उसका उस पर न जो है वो वापस कर रहे हैं, न उस पर सुनवाई कर रहे हैं, या वो कहीं अगर भेजना हो राष्ट्रपति वगैरह के पास बहुत ज्यादा आपत्तिजनक उनको लग रहा है, उसको भी नहीं भेज रहे हैं। तो एक प्रकार से राज्य सरकारों को पंगु करने का ये है कि राज्य सरकार कोई विधेयक पास करती है तो आप उस पर दस्तखत नहीं करते, कानून नहीं बन पाता, तो उसका जो इच्छित लाभ है वो सरकार जो है अपने जनता को जिनसे चुन करके आई है उनको नहीं दे पाती। अब ये मामला जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष जो है शुक्रवार को सुनवाई होगी, जिसमें केरल के मामले की भी सुनवाई होगी, आपसे बताता हूं। अब वो बनवारी लाल पुरोहित की निष्क्रियता पर भी सवाल उठे हैं और आरिफ मोहम्मद खान की निष्क्रियता कहिए या सक्रियता कहिए, निष्क्रियता आप ये कह सकते हैं कि साहब वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं, और सक्रियता ये है कि आपको जो है वो क्या कहते हैं, सरकार को किसी न किसी प्रकार डिस्टेबलाइज रखना है। जबकि ये प्रावधान है कि जैसे आप केंद्र सरकार में कि राज्य मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे, उसी तरह राज्यों में भी है कि राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। राज्य सरकार जो लिख करके उनको भाषण देगी वही राष्ट्रपति या वही राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में पढ़ा जाएगा, उनका अपना व्यक्तिगत उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सब चीजों में तमाम तरह से राज्यपाल जो है सक्रियता से बाधा डाल रहे हैं, और जिससे एक बैड टेस्ट जो है पब्लिक में जा रहा है। जी जी, अभी महाराष्ट्र का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है ही। वहाँ कोश्यारी साहब गवर्नर थे, उनकी भूमिका भी संदिग्ध रही है। बहरहाल जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ क्या राज्यपाल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जेपी सर, उसका संजीव जी से लेता हूँ। नहीं, अब महाराष्ट्र वाला एक उदाहरण हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में स्पीकर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तत्कालीन सरकार ने कई बार गवर्नर से कहा कि उसके चुनाव के लिए हम चाहते हैं जल्दी चुनाव हो जाए। उन्होंने उस विधानसभा का सत्र ही आहूत नहीं किया, आपका क्या कहते हैं, उसके स्पीकर के चुनाव के लिए। इसलिए जिस समय दल बदल हुआ उस समय डिप्टी स्पीकर थे, और उसके बाद जैसे सरकार गिरी वैसे जो है वो स्पीकर का भी चुनाव हो गया। ये भी हो गया, कोश्यारी साहब ने कर दिया। कोश्यारी साहब ने रात के अंधेरे में जो है वो क्या कहते हैं, विधायकों को गिन करके उद्धव सरकार चली गई और जो है शिंदे की सरकार बनवा दिया। तो और इन्होंने विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्यों के लिए इन्होंने जो सूची भेजी थी, कोश्यारी साहब अंत तक बैठे रहे। जब सरकार बदल गई, सरकार ने जो नई सरकार, शिंदे साहब ने जो नई सूची दी उसके आधार पर उन्होंने मनोनयन कर दिया। अब ये पूछने वाला कोई नहीं कि जब उस समय चुनी हुई सरकार थी और उन्होंने नाम भेजा था तो आपने किस प्रावधान के तहत उसको रोक दिया था और बाद में किस प्रावधान की तरफ बनने दिया। कहने का मतलब है कि केंद्र का जो प्रतिनिधि राज्यपाल है उसके माध्यम से केंद्र सरकार काफी डिस्टेबलाइज जो है राज्य सरकारों को कराती है, जिसका उदाहरण महाराष्ट्र तो था ही, पंजाब और केरल सामने है, और तमिलनाडु भी जो है क्या कहते हैं वहां पर के भी राज्यपाल जो है आए दिन जो है उनका कन्फ्रंटेशन वहां की स्टालिन सरकार से होता रहता है। जी जी संजीव जी, ये राज्यपाल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं क्या? देखिए, राज्यपाल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह के तौर पे बतौर आज़ादी के बाद से ही काम करते रहे हैं। बस उनका अलग अलग स्टेज रहा है, अलग अलग काम करने का तरीका रहा है। किसी जमाने में जो राज्यपाल की जो सिफारिश होती थी वो क्या कहा जाता है, राज्यपाल की जो सिफारिश होती थी वो राष्ट्रपति शासन लगाने में इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद सरकारों को गिराने में इस्तेमाल किया जाने लगा। विधायकों को कब शपथ दिलाना है, किसका बहुमत सिद्ध कराना है, किसका बहुमत नहीं है, उसमें राज्यपाल इंटरफेयर करने लगे। और सामान्य रूप से कांग्रेस के राज में ये सारी चीजें होती रही हैं। और अब लेकिन अब तो राज्यपाल की जो पोस्ट है, राज्यपाल की पोस्ट जो है वो डे टू डे, कलेक्टर कौन लगेगा, डीएम क्या काम कर रहा है, एसपी क्या काम कर रहेगा, जो राज्य सरकार की बेसिकली जो अधिकार क्षेत्र के जो काम है उसमें गवर्नर डे टू डे रिपोर्ट मांग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और कल जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बात भी कही कि राज्यपाल इस बात को मान के चलें कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और अपनी सीमा में रहे। एक तरह से उन्होंने राज्यपाल को हिदायतें भी दी। तो मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासन आने के बाद राज्यपाल डे टू डे वर्क में, पहले ये नहीं होता था कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किया जाता था, राष्ट्रपति शासन लगाने में जो राज्यपाल की भूमिका होती थी उस पर
उनका सदुपयोग केंद्र की सरकार करती थी या दुरुपयोग करती थी। अब ये है कि आप कोई विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है तो आप उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। बिल हर राज्य में पेंडिंग है और खास करके वो राज्य जो क्षेत्रीय दल शासित है। देखिए, विपक्षी दल शासित राज्यों में इतना डिस्टर्बेंस में, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में इतना कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है, ये हमें मार्क करना पड़ेगा। ना इस तरह का कन्फ्रंटेशन छत्तीसगढ़ में नजर आया है, ना इस तरह का कन्फ्रंटेशन राजस्थान में बहुत ज्यादा नजर आया है, ना इस तरह का कन्फ्रंटेशन और भी कांग्रेस के अगर एक दो शासित राज्य रहे हैं तो वहां नहीं आया है। लेकिन खास करके जो क्षेत्रीय दल है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तमिलनाडु में डीएमके है, तेलंगाना में क्या कहा जाता है केसीआर है, उधर टीएमसी वाले जो हैं वेस्ट बंगाल में, और वो क्षेत्रीय दल जो सेंटर की टोन में चल रहे हैं, आपको याद ध्यान से देखिए कि जो सेंटर के टोन में है, सेंटर की बातों पे सहमति जता रहे हैं, राज्यसभा में उनकी मदद कर रहे हैं, उनके बिल पास करने में मदद कर रहे हैं, जिसमें अपने क्या कहा जाता है जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, जिसमें बीजू पटनायक, नवीन पटनायक साहब हैं। आप देख लीजिए उन राज्यों में कहीं आपको कन्फ्रंटेशन नजर नहीं आएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। क्लियर कट का संदेश है कि हमारे इशारे पे चलो, नहीं तो हम आपका डे टू डे फंक्शनिंग भी नहीं होने देंगे। अब सवाल ये होता है कि राज्यपाल के पास पावर जो है, खास करके जो बिल रोकने की एक परंपरा हो गई है, उस परंपरा में राज्यपाल जो है अपनी छीछा लेदर करवा रहे हैं। देखिए, बनवारी लाल पुरोहित साहब ने बिल रोका, भगवंत मान साहब ने विधानसभा के अंदर ये बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बावजूद भी राज्यपाल एक्टिव नहीं हुए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डलने की उनको खबर आई तो ये खबर आ गई कि राज्यपाल साहब ने बिल पास कर दिए। तो कमाल की बात यह है कि आखिर इतना शीशा लेदर के बाद ये काम क्यों कर रहे हो? अगर दम है तो बिल रोक लो, कहो कि नहीं हम बिल पास करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की हम ताकत देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो करना है कर ले। तो एक तरफ तो पहले हैकड़ दिखाते हो और दूसरी तरफ जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो तिलमिला जाते हो और बिल पास कर देते हो। वहां आपके जो अटॉर्नी जनरल है या सॉलिसिटर जनरल है बोलने लगते नहीं नहीं जी बिल पास हो गया। अब देखिए, पहला मसला नहीं है, ऐसा हुआ कि बजट सेशन के दौरान तेलंगाना में गवर्नर साहब और गवर्नर जो मैडम गवर्नर हैं, उनका नाम है साउथ इंडियन है, तमिलनाडु की है, उनका नाम मैं थोड़ा सा अलग तरीके का है, तमिली साई हैं, और उन्होंने 8 बिल पेंडिंग कर रखे थे तेलंगाना के, जो बिल पास हुआ था विधानसभा से। और विधानसभा के बजट सेशन के दौरान भी कन्फ्रंटेशन हो गया। बजट सेशन का ऐसी स्थिति आ गई थी कि बजट सेशन ही शायद ना बुलाया जाए, वहां भी यही स्थिति आई थी, सेशन बुलाने को लेकर कन्फ्रंटेशन हो गया। हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों सरकार और गवर्नर बैठे, मतलब हालात ये हो गए कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार गवर्नर बैठे। उसके बाद गवर्नर तैयार हो गए कि ठीक है हम बजट सेशन में आके अपना जो स्पीच होगा देंगी। उसके बावजूद बिल पेंडिंग बिल उन्होंने क्लियर नहीं किया, जबकि एक सहमति बनी थी कि पेंडिंग बिल क्लियर कर देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो कमाल की बात है, गवर्नर की लैंग्वेज देखिए, गवर्नर ने एक धमकी भरी ट्वीट किया, कहा कि मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली से राजभवन नजदीक है, आप यहां भी आ सकते थे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ तो एकाएक फिर गवर्नर डर गई, 3 बिल क्लियर कर दिया, 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया, रेफर कर दिया, और 3 कहा कि हम डिस्कशन में हैं। यही हाल तमिलनाडु में हुआ, और तमिलनाडु के तो चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी एन रवि के कि ये तो गवर्नर के लायक है ही नहीं। तो वहां भी कई पेंडिंग बिल गवर्नर ने कर रखे थे, और तो और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके उन्होंने अभिभाषण के कई सारी चीजों को गायब ही कर दिया, पढ़ने से मना कर दिया, जो उनके पावर में नहीं था, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। और तो और मनी बिल भी रोक लिया, जो मनी बिल उनको रोकने का पावर नहीं है। मनी बिल को तो उनको अनुमति देनी ही पड़ेगी गवर्नर को, और अगर कोई बिल, गवर्नर के पास 3 ही पावर है, बिल को अप्रूव करें, बिल को रिजेक्ट करके वापस भेज दें, बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर करें, या बिल को अगर विरोध कर रहे हैं तो विथ रीजनिंग, उनको रीजनिंग बताना पड़ेगा कि आपने बिल को क्यों रोका है। लेकिन रीजनिंग तो बता नहीं रहे, बिल तो सारे के सारे जो है वो जबरदस्ती रोक रखे हैं। तो ये जो एक नौबत आ गई है, कुछ राज्यों में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर विवाद हो रहा है, और उसमें केरल है जहां आरिफ मोहम्मद खान साहब और सीपीएम की गवर्नमेंट के बीच वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट को लेकर झगड़ा हुआ। वेस्ट बंगाल में धनखड़ साहब
और टीएमसी का झगड़ा तो सारे देश ने देखा। मतलब धनखड़ साहब एज ए चीफ मिनिस्टर सड़कों पे घूमने लगे, मैं ही चीफ मिनिस्टर हूं, जाके एसपी को तलब करने लगे, लॉ एंड ऑर्डर देखने लगे। ये गवर्नर का पावर ही नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो संविधान निर्माताओं को ये आइडिया ही नहीं था कि इस लेवल के, लो लेवल के इस देश में राजनेता होंगे, उनकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, वो गवर्नर के पोस्ट पे जाके बैठ जाएंगे। जनता के रिजेक्टेड लोग गवर्नर पोस्ट पे कौन बैठता है आप देखिए, जिनको जनता रिजेक्ट कर रही होती है, या जिनका जो रिटायरमेंट का टाइम होता है, उम्र के अंतिम पड़ाव में होते हैं, लेकिन सुख सुविधा जिनको चाहिए होता है, उनके राजभवन के लाट साहब बनना चाहते हैं, जिनको 50 चपरासी चाहिए, 50 गनमैन चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, वही गवर्नर बनाए जाते हैं इस देश के अंदर। गवर्नर को संविधान निर्माता के लिए तो इनफैक्ट संविधान के प्रोटेक्शन जो बात की गई उसके लिए तो बेसिकली एक लगता है कि इस देश में संविधान निर्माताओं ने सोच तो लिया था कि संविधान का प्रोटेक्टेड गवर्नर होगा, लेकिन इस देश में गवर्नर या तो अपोजिशन की पार्टियों को गिराने के लिए, अपोजिशन की पार्टियों को डेली कामकाज में रोकने के लिए, और रिटायरमेंट उम्र के जो अंतिम पड़ाव में उनकी सुख सुविधा देने के लिए इस पोस्ट को क्रिएट किया गया। और उस पोस्ट का पूरा अंदाज ले रहे हैं। जैसे आप देखिए कैसे पब्लिक से रिजेक्टेड लोग गवर्नर बनते हैं। तेलंगाना की जो गवर्नर तमिलासाई हैं, 2019 इलेक्शन में थूथीकोरन से चुनाव हार गई, बीजेपी की कैंडिडेट थी, और चुनाव हारने के बाद वो एकाएक उनको तेलंगाना गवर्नर बना दिया गया। अब तेलंगाना गवर्नर जब बनाई गई तो लोग अचंभित हो गए कि तो चुनाव भी हार गई थी, इनको तेलंगाना गवर्नर बना दिया गया। अब देखिए जिनको जनता ने रिजेक्ट किया लोकसभा में, वो गवर्नर बन के आती है और उसके बाद चुने हुई सरकार के बिलों को रोकती हैं। ये इस देश का मतलब कि आप दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह के लोग गवर्नर बनाए जा रहे हैं इस देश के अंदर। बनवारी लाल पुरोहित साहब उम्र के अंतिम पड़ाव में है, 85-90 साल के होंगे। वो भी आरिफ मोहम्मद खान की तरह पूर्व कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के टिकट पे नागपुर से पार्लियामेंट के चुनाव जीतते थे। बाद में एक समझौते के तहत वो भारतीय जनता पार्टी में आया, गडकरी साहब के लिए वो सीट खाली की गई और फिर इनको पोस्ट रिटायरमेंट सारा का सारा इनको वो दिया जा रहा है, सुख सुविधा। अब ये भी वही काम कर रहे हैं सारा कुछ। तो एन रवि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो वही हालत है। पुलिस का माइंडसेट है कि हम जो चाहेंगे वही सही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होता है, एन रवि पुलिस के अधिकारी रहे हैं, आईबी में रहे हैं, और आईबी वाला ही माइंडसेट वहां गवर्नरी में चला रहे हैं। अरे भैया, इलेक्टेड गवर्नमेंट और आईबी के नौकरी में बहुत अंतर है। आईबी में इंफॉर्मेशन गैदर करके आप एज ए क्लर्क गवर्नमेंट को अलर्ट करते हो, आप फैसले कोई नहीं लेते हो। आईबी में जितने ऑफिसर होते हैं वो जस्ट इंफॉर्मेशन गेट प्राप्त करने वाले अधिकारी होते हैं, वो फैसला लेने के भी उनकी कभी क्षमता नहीं होती है। फैसला वो गवर्नमेंट को दे देती है, गवर्नमेंट फैसला लेती है, लेकिन एक आईबी का ऑफिसर तो जाकर वहां फैसले लिए जा रहे हैं, गवर्नर के सारे फाइलें रोक रहा है राज्य सरकार की। तो ये एक बड़ा मतलब कि बड़े बुरे दिन आ गए हैं। और कल चंद्रचूड़ साहब ने ये भी कहा कि ये आप लोग मतलब कि हर मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहा है गवर्नर का। उन्होंने गवर्नर की फंक्शनिंग पे कल बात करते हुए 2-3 जो सवाल उठाए, उसमें बड़े गंभीर सवाल राज्य केंद्र सरकार के लिए उठाए कि आपका हर बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जा रहा है, आप अपने लेवल पे ये स्थिति क्यों आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कार्यकाल में गवर्नर पद की गरिमा इतनी गिरा दी गई है कि उसका नापने की आपके पास कोई बैरोमीटर नहीं, हाँ कोई वो नहीं है। पहले सरकारें गिराई जाती थी, अब ये कहते हैं। अब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित साहब की एक मैं बात बता देता हूं, ये एसपी की रिपोर्ट मांग रहे हैं राज्य सरकार से कि इस एसपी को वहां आपने कैसे लगा दिया, ये डीएम कैसे, डीसी कैसे लग गया इस जिले में। ये 2-3 बार रिपोर्टें राज्य सरकारों से मांग रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि गवर्नर के पावर ये कब से हो गया। अगर होगा भी कहीं भी तो गवर्नर कभी इसको इस्तेमाल नहीं करता। ये तो गवर्नर रिपोर्ट राज्य सरकार की तभी मांग सकता है जब एक्सेप्शनल होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से स्टेट में खराब हो चुका हो। मणिपुर के गवर्नर ने आज तक बीरेंद्र सिंह से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है, इतना वर्स्ट पोजीशन है। लेकिन एक जिले में कोई घटना पंजाब में घट रही है तो गवर्नर साहब सीएम से रिपोर्ट मांगते हैं कि एसपी कैसे है, कौन है, कब लगाया इसका, ये ऐसे कैसे हो गया। लॉ एंड ऑर्डर जो है चीफ मिनिस्टर के प्रयोग में, गवर्नर है, आप आनंद लीजिए, आप वहां पे रिटायरमेंट का उम्र अच्छा से बिताइए, मौज मस्ती कीजिए। इसीलिए गवर्नर लगाए जा रहे हैं इस देश में। हालांकि जो संविधान के निर्माता थे
चाहे जितने भी लोगों, भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन सबों को शायद ये नहीं पता था कि इस लेवल के गवर्नर आ जाएंगे, नहीं तो वो प्रावधान करते कि एक बिल का कंसेंट आपने 1 महीने में देना है, 1.5 महीने में देना है। जितने भी संविधान निर्माता और भी विद्वान थे जो उस देश में उस समय संविधान सभा में, कि भैया उनको नहीं पता था कि इस तरह के गवर्नर इस देश में लग जाएंगे कि कुछ भी करने के लिए वो संविधान को तोड़ मरोड़ करके कुछ भी कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजों को बहुत नीचे किया गया है इस सरकार के अंदर। जेपी सर, जब आप गवर्नर बन जाते हैं तो किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहते हैं, या राष्ट्रपति बन जाते हैं तब किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहते। ये क्या चल रहा है, एक अराजक स्थिति क्या? खास तौर से संजीव जी ने इशारा किया कि जहां गैर बीजेपी तो छोड़ दीजिए, जहां पे बीजेपी का तो उससे बात ही नहीं करना है। कांग्रेस राज्यों में इतना हस्तक्षेप नहीं है। जो गैर कांग्रेसी राज्य हैं, तमिलनाडु या केरल या पंजाब या फिर तेलंगाना, वहां पे गवर्नर की भूमिका बहुत तेज तर्रार है। वैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में शामिल थे जी। देखिए सर, ये बात गवर्नर की नहीं है, बात केंद्र सरकार की है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है उसका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। देखिए, जब बीच में देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने थे और इंद्र कुमार गुजराल बने थे, तो बीच में कुछ साल चला था ना इनकी सरकार। उस समय तो नहीं था कि कहीं गवर्नर ने कोई हस्तक्षेप किया। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे चीफ जस्टिस कि आप चुने हुए जो है क्या कहते हैं गवर्नर नहीं है, आप मनोनीत वो गवर्नर हैं, आप चुने हुए गवर्नर नहीं है, आप मनोनीत गवर्नर हैं। और ये कई राज्यों में इस तरह की सब चीजें देखने को मिल रही हैं कि गवर्नर के माध्यम से जो राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहना पड़े या सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े। ये कांग्रेस जो कर रही थी, मान लिया कि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उन्होंने कांग्रेस के तमाम संशोधनों को, इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी को पुष्ट करने में और डेमोक्रेसी को नष्ट करने में सहायक थे, उनको सब पलट दिया था। लेकिन वो उस समय ये भी कर सकते थे, क्योंकि उस समय तक बहुत सी बातें सामने आ चुकी थी कि कांग्रेस किस तरह राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करती थी। तो वो इसको भी परिभाषित कर देते थे कि गवर्नर की क्या लिमिटेशन रहेगी, बिल्कुल एकदम स्पष्ट, हाँ ना में। ये नहीं कि मतलब वो जो आपका जो विवेकाधीन अधिकार है उसके तहत आप कुछ भी अंड का बंड और बंड का संड और संड का अंड कर देंगे। आपसे बता दें जो हो रहा है इस समय। अब सवाल इस बात का है कि जब आपका परिभाषित है कि आप या तो दस्तखत करेंगे या वापस कर देंगे या उनको संबोधित वो करेंगे, कारण बताएंगे, अभी आप ही सब कुछ नहीं कर रहे हैं। आप 4 बजे भोर में जो है नई सरकार का शपथ ग्रहण करा दे रहे हैं। आप जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास जादुई छड़ी है कि आप जो है वहां गिन करके सदस्यों को जो है तुरंत सरकार नहीं बनवा दे रहे, सरकार बर्खास्त कर दे रहे हैं। कहने का मतलब जो आपका विवेकाधीन शक्तियां हैं उनका स्पष्ट रूप से परिभाषित न होने के कारण इतना जो है मिसयूज हो रहा है, जिसकी कि मतलब कोई चरम सीमा नहीं है। अब जिस तरह जो है संजीव भाई ने बताया कि मनी बिल, पंजाब में भी राजकोषीय प्रबंधन, जीएसटी में संशोधन, गुरुद्वारा प्रबंधन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक गवर्नर साहब ने अपने आप पेंडिंग कर रखे हैं। कुछ पास किए हैं, कुछ अभी विचाराधीन है। और तुषार मेहता साहब कह रहे हैं कि गवर्नर लोग जो है वो विचार करके एक एक तो बिल पर जो है तब वो जो है मतलब उस पर जो है पास कर रहे हैं, मतलब उसको इनडायरेक्ट जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी अगर सरकार बदल जाए और बीजेपी की राज्य सरकार में वहां का गवर्नर इसी तरह तंग करने लगे, तो ये लोग पूरा आरएसएस का जो है अफवाह तंत्र सक्रिय हो जाएगा कि गवर्नर के माध्यम से हमारी राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। और जो है क्या कहते हैं मतलब इस तरह की सब बातें हैं, क्योंकि अफवाह फैलाने में उनका तो कोई सानी नहीं है, आपसे बता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक न एक वो जो है कहीं ना कहीं आगे आप रुकेंगे, कितना गिरावट दर्ज करेंगे, आपसे बता रहे, कितनी गिरावट दर्ज करेंगे आप बता रहे। और वो भी जो कांग्रेसी हैं और भाजपाई बनकर के जो गवर्नर बन गए हैं कांग्रेसी, वो तो इतना प्याज खा रहे हैं कि जो है नया मुल्ला भी क्या प्याज खाएगा, आपसे बता रहे। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके मास्टर बन गया है कि कैसे हमको कितना डिस्टेबलाइज करना है। और ये कोई याद की बात नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार में भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और जो गवर्नर साहब संभवतः नारायणन या क्या थे, जो उन्होंने जो है वो डिस्टेबलाइज करने का कोई उपाय नहीं छोड़ा था मुलायम सिंह सरकार को।
इसी तरह आपका बिहार में जो है वो क्या कहते हैं, नीतीश और जो तेजस्वी की सरकार थी, और 4 बजे भोर में नीतीश कुमार जो है भाजपा में पाला बदल कुछ जमाने में चले गए थे, उनको जो है वहां के गवर्नर ने शपथ दिला दिया था। संभवतः केसरीनाथ त्रिपाठी तब थे क्या गवर्नर। तो कहने का मतलब है कि गवर्नर की भूमिका जो है वो सदैव से ये है कि अब इसकी जरूरत है कि अब इसको पूरी तरह से परिभाषित कर दिया जाए कि क स्थिति होगी तो आप क्या करेंगे, ख स्थिति होगी तो आप क्या करेंगे, ग स्थिति तो आप क्या करेंगे। विवेकाधीन अधिकार की जगह बिल्कुल ये बांध दिया जाना चाहिए उनको, स्पीकर को। तभी जो है ये लोकतंत्र बचेगा, वरना जो है दुरुपयोग की संभावना में अब महुआ मोइत्रा का ही है, उसमें एथिक्स कमेटी है, वो फैसला लेने जा रही 9 तारीख को। और अभी निशिकांत दुबे के मामले में कोई जो है वो मतलब इतने दिन से मामला लंबित है, उनकी फर्जी डिग्री का मामला लंबित है, वो लंबित है, उसमें कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो चीन चीन के कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं तो लगाम लगेगी। आखिर लोकतंत्र कैसे रहेगा आप बता। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह देश में चल रहा है कि सरकार बदल सकती है 2024 में, तो अगर सरकार बदल सकती है तो सरकार को बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले ये भी कहना चाहिए कि हम जो है जितनी भी गड़बड़ी है हम सबको फिक्स करेंगे। हम सारी चीजों को जो है लूज होल्स नहीं छोड़ेंगे, ताकि जो है जिसका जब न तब जो न तो उसका जो है दुरुपयोग करे। हम दुरुपयोग की संभावनाओं को शून्य करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है वो क्या कहते हैं इक्वल लेवल फील्ड हो, ताकि जो है चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब स्मूथली जो है कम से कम जितने दिन के लिए चुनी गई उतने दिन के लिए काम कर सके। और इस मामले में उनको आपके राष्ट्रपति को भी छूट होनी चाहिए कि अगर गैर संवैधानिक कार्य कोई सरकार करती है तो सीधे सीधे उससे इनकार कर दें कि क्या कहते हैं नहीं हम इस पे जो है वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट उस पर राय दे कि इस पे क्या करना चाहिए। मतलब ये सब परिभाषित होना चाहिए। ये विवेकाधीन अधिकार में रहेगा तो दुरुपयोग को कोई रोक नहीं सकता। जी संजीव जी, ये तो साफ लग रहा है कि जो जनादेश का एक तरह से अपमान कि जो चुन के आ रही सरकार है उसके बिल को रोकना, अरंगा लगाना, ये तो सीधा और सीधा जनादेश का अपमान है। क्या यह जो है एक राजनीति से प्रेरित है, क्या अराजक दशा की ओर लेके जा रही? और दूसरी बात है कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, ये सिर्फ जुडिशरी का मसला नहीं है, ये संवैधानिक नैतिकता का सवाल है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टी को ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही? जी देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए नहीं बन रहा है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोग नहीं आ रहे हैं। पॉलिटिक्स अच्छा। में माफिया हैं, कॉरपोरेट के एजेंट्स हैं, क्या कहा जाता है, क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, मर्डरर हैं। तो इस तरह के जब लोग आ जाएंगे तो सर ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स कभी नहीं बनेगा। कोई संविधान देश में जितने भी पार्लियामेंट में जो सांसद हैं उनसे भारतीय संविधान के प्रोविजनों और प्रावधानों पे आप डिस्कशन आयोजित कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनका ज्ञान कितना है। तो जब पॉलिटिकल वो लोग ही नहीं है तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे बनेगा। नहीं तो आप बताइए कि किसी जमाने में पार्लियामेंट में जो बहस होती थी जिस तरह की, क्या उस लेवल का बहस आपको दिखता है? क्या राज्यों के विधानसभा में उस तरह का बहस आपको कहीं दिखता है? विधायकों की हालत ये है कि अपने किसी सहयोगी को बोलते हैं कि यार एक क्वेश्चन तैयार करके दे दो, हमें क्वेश्चन पूछना है। तो जब विधायक और सांसदों के पास क्वेश्चन पूछने का एक आइडिया नहीं है और वो क्वेश्चन पूछने का अपना आईक्यू लेवल नहीं है, तो उनसे आप कभी सोच ही नहीं सकते कि वो इतना गंभीर मसला, फेडरल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे है। फेडरल स्ट्रक्चर जो कंट्री का है उसको ये गवर्नर्स जो है ये नष्ट कर रहे हैं। हर जगह सेंटर का इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन 50% सांसदों को आप इंटरव्यू कर लीजिए, विधायकों को पता कर लीजिए कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो फेडरल स्ट्रक्चर का मीनिंग ही नहीं समझा पाएंगे। तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा कि पॉलिटिकल इशू बनेगा। तो एक तो मसला ये हो गया। दूसरा मसला है कि बिल को पेंडिंग रखने का मसला ये है कि देखिए, कुछ गवर्नर के पास पावर है, कुछ राष्ट्रपति के पास भी ऐसे पावर है, लेकिन बिरले इस तरह के कंट्रोवर्सी भारत में बिल को लेकर आए हैं। स्टेटों के गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में गवर्नर की भूमिका शुरू से रही है। कांग्रेस ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले आपको याद होगा जो केरल में कामरेडों की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी, तो उसके बाद तो गवर्नर के लगातार राष्ट्रपति शासन लगा के गवर्नर के रूप में वहां अपना एक चुना हुआ प्रतिनिधि की जगह एक अपना पॉलिटिकल
जो अपना जो मतलब उनकी पार्टी के जो प्रतिबद्ध लोग को वहां बिठा के पीछे से शासन करने का जो सेंटर ने खेल किया था वो चलता रहा। कई जगह विधायकों को तोड़ना, अल्पमत की सरकार को बहुमत पहले ही बना बहुमत देके उसको सीएम बना देना कि आप विधायक तोड़ो, इस तरह का। आपको याद होगा कि विनोद चंद्र पांडे ने कैसे, आपको याद होगा उस समय नीतीश कुमार को इन्वाइट किया था एक बार, आपको याद होगा जब लालू यादव को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया था 1996-98 के, मुझे हल्का हल्का टाइम याद आ रहा है। तो इस तरह का गवर्नर लालू यादव बोले थे कि पोस्टमैन का चिट्ठी जो है गलती से उधर चला गया था। हाँ, तो ये इस तरह की हरकतें तो गवर्नर करते रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ही गिर गया है। अब बताइए, तमिलनाडु में 18 बिल, ऑर्डिनेंस और एक्ट गवर्नर ने अपने पास 18 संख्या। ज्ञानी जैल सिंह के राजीव गांधी से जब डिस्प्यूट हुआ था तो एक पोस्टल बिल ज्ञानी जी ने रोका था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, सिर्फ एक। फिर भारत के इतिहास में सामान्य रूप से प्रेसिडेंट गवर्नर का ऐसे बिल रुकने का नहीं आता। अब तो हर राज्य में चले गए जहां विपक्षी शासित राज्य सारा बिल ही रोक के गवर्नर बैठे हुए। तमिलनाडु में भी मैं पढ़ रहा था 18 की संख्या में रोक रखा था पीछे गवर्नर ने। अब क्या स्टेटस है मुझे पता नहीं है। पंजाब में भी इसी ढंग से हो गया, वहां तेलंगाना में 7-8 रोक रहा। जो भी बिल राज्य सरकार विधानसभा में जो भी पास करके राज्य सरकार गवर्नर को भेज रही है वो गवर्नर साहब रोक लेते हैं, राष्ट्रपति को भी रेफर नहीं करते। एक करेक्शन कर दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया, छत्तीसगढ़ में एक बिल जो है ओबीसी रिजर्वेशन वाला मसला गवर्नर आज तक रोक के बैठी हूँ, काफी लंबा समय हो गया जी। और उसमें उन्होंने शायद कारण भी नहीं बताया होगा कि क्यों रोक के बैठे हैं। नहीं, या तो राष्ट्रपति को रेफर करें या रिजेक्ट कर दें। अगर आपको नहीं पसंद है, संविधान के धाराओं के खिलाफ है, कानून सम्मत नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट करके राज्य सरकार को भेज दें। आपको किसने रोका है? या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दें कि ये कानून सम्मत नहीं है, आपसे राय ली जाए। ये अपने पास अपने टेबल पर रख लेने की जो परंपरा है वो क्लियर कट परंपरा है कि ये राज्य सरकार को चलने नहीं देने की एक नई परंपरा इस देश में विकसित हो गई है। बीच में गवर्नरों और राज्य सरकारों के बीच यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट का झगड़ा पड़ा था। बिहार बंगाल में तो बड़ा कॉमन झगड़ा है कि किसके कोटे से कितना वीसी बनेगा, और उसके पीछे कई मसले होते हैं इनडायरेक्ट में कि वीसी साहब को कैसे अपॉइंट करना है, क्या करना है। वो राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक हिस्सेदारी की लड़ाई होती है, उसमें आर्थिक हिस्सेदारी भी कहीं कहीं बीच में आ जाती है। बड़े कंप्लेन्स भी उसके लेकर होते हैं, और कई राजभवन के गवर्नरों के खिलाफ भी लिखित कंप्लेन्स हुए हैं वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में। और वेस्ट बंगाल और केरल में तो जबरदस्त अभी तसल चल ही रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अब जो लेटेस्ट हो रहा है ना, वो लेटेस्ट बड़ी मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब कि डे टू डे वर्किंग में आप राज्य सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं, और जो राज्य सरकार कहती है कि हाँ ठीक है हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप उसका कर देते हैं। और ये जानते हैं क्यों हो रहा है? ये इसलिए भी हो रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है कि सेंटर में भी कई चीजों का देखिए बहुत मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी धारा का कोई किसी को ख्याल नहीं है, और हर मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की स्थिति आ रही है। जैसे आपको याद होगा कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर अब तो 5 साल बीत जाने को है। इस कार्यकाल, ये भारत के इतिहास में पहला कार्यकाल होगा जब लोकसभा के पास डिप्टी स्पीकर 5 साल में कोई नहीं रहा। और संविधान का प्रोविजन है कि शैल बी, एक डिप्टी स्पीकर होगा इमीडिएट आफ्टर इलेक्शन ऑफ स्पीकर, लोकसभा का एक डिप्टी स्पीकर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल का एक प्रोविजन है। और 2 बार लेट हुआ था भारत में डिप्टी स्पीकर का इलेक्ट, वो मुझे टाइम एग्जैक्ट नहीं याद है। एक बार पीएम सैयद साहब, शायद पीएम सैयद का टाइम था, कौन था नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। उस समय भी मैक्सिमम कितना गया था? 6 महीने। 6 महीने तक डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो गया था, डिप्टी स्पीकर हो गया था, और सामान्य रूप से विपक्ष को यह डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि डिप्टी स्पीकर लोकसभा का नहीं है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं होने दिया इन्होंने। मामला लोकसभा सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हो गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक ये चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के। तो जब संविधान घोषित धारा जिसमें स्पष्ट प्रोविजन है, गवर्नर के पावर को लेकर तो थोड़ा इफ एंड बट्स अभी भी लगाएंगे ये, लेकिन उसमें जब घोषित है कि आपका एक लोकसभा का डिप्टी स्पीकर हो, अगर उसको अपॉइंट नहीं किया गया 5 साल में, तो क्या इस सरकार से आप उम्मीद कर सकते हैं कि संविधान के हिसाब से सरकार चली जाती है? तो ये इस सरकार की हालत है। ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। अब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कॉलेजियम बनेगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, लेकिन जब वो बिल लेके आए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों निकाल दिया? क्या डर है भाई? इसका मतलब है कि आप बेईमान हो।
और या तो आप कहते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है फेयर नहीं है। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप बेईमान हो अगर कॉलेजियम में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखना चाहते हो तो, और आप नहीं तो आप ये क्वेश्चन उठा रहे हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो कि अगर वो बीच में आ जाएंगे तो निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर भारत का नहीं बनेगा। तो ये तो सरकार का हाल है। तो इस सरकार से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत जिम्मेदार नहीं मानता। कांग्रेसियों ने बनियान तक रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बनियान उतार दिया है। कांग्रेसियों ने कुर्ता उतारा था नंगई में, गवर्नर के मिसयूज में, और भारतीय जनता पार्टी वाले पजामा भी उतार के बैठ गए हैं। तो ये हाल है कि नंगई का ये हाल है, संविधान का इनका कोई ख्याल नहीं है। शुरुआत कांग्रेस ने करी है इसकी। जेपी सर, फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए सर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस की भी सरकार रही हो और 3-3 राज्य गवर्नर साहब की मनमानी पर और बिल लटकाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो। आज की डेट में तमिलनाडु भी पहुंचा हुआ है, और वो शुक्रवार को जो सुनवाई होगी तो पंजाब, तमिलनाडु, केरल तीनों की सुनवाई होगी। अभी मान लीजिए कि 2 बड़ी पार्टियां हैं जो अपना चुनाव घोषणा पत्र जिन्होंने जारी किया है, कहीं कहीं जारी किया है, कहीं कहीं और जारी, भाजपा कहीं जारी कर रही, कहीं कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में जारी कर दिया है, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश में बाकी है। लेकिन जिस तरह सूट बूट की सरकार से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी बहुत स्पष्ट हैं, उस तरह अभी तक कांग्रेस की ओर से ये नहीं कहा गया कि अगर मतलब आगे चुनाव आने पर और जिस तरह की सब धाराएं चल रही हैं और जो है वो क्या कहते हैं बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो हम राज्यपाल के दुरुपयोग पर, हम जो है वो राष्ट्रपति पद के जो है वो उसमें जो है बिल लटकाने के उसके दुरुपयोग पर हम इस तरह का पुख्ता जो है व्यवस्था करेंगे कि ताकि जो है वो क्या कहते हैं उसका मिसयूज ना हो, सरकार किसी की भी कहीं भी हो। जब फेडरल स्ट्रक्चर है तो कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस की सरकार सब जगह हो या भाजपा की सरकार सब जगह की हो। क्षेत्रीय दलों की भी सरकार हो सकती है, उनकी भी सरकार हो सकती है, तो और केंद्र में कोई और भी सरकार हो सकती है। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार का तो अटर फेल्योर पूरा देश देख रहा है। आपका जनादेश हर करके कर्नाटक में चुनाव बना, कर्नाटक की क्या स्थिति हुई और क्या बीजेपी की भी स्थिति हुई। मध्य प्रदेश में इसी तरह जो है बना, इसी तरह महाराष्ट्र में बना, क्या स्थिति हो रही है, क्या वहां की स्थिति है। और महाराष्ट्र में तो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत की, उनकी और गवर्नर की दुरभिसंधि से अभी तक गैर कानूनी सरकार चल रही है। अभी तक दल बदल का मामला डिसाइड नहीं हुआ है, आपसे बता रहे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है 31 दिसंबर तक डिसाइड कीजिए। नहीं डिसाइड करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फैसला करेगा, ये करेगा, तब तक चुनाव आ जाएगा, क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर उन्होंने नहीं डिसाइड किया 31 दिसंबर तक तो आप क्या करेंगे? हम यही बता दीजिए कि तब आप क्या करेंगे। तब आप कह रहे हैं तब हम फैसला लेंगे, तो फैसला लेंगे तो क्या होगा उससे? उस फैसले से क्या होगा? सरकार तो चल गई ना 2-3 साल से, 2022 से चल रही है सरकार। आपके तीसरे हफ्ते में जो है वो क्या कहते हैं आपका 7 या 20-21 तारीख से जो है वो 2022 में जून में 20-21 से लगातार जस्टिस सूर्यकांत 11 जुलाई को जो है वो सब पोस्ट कर रहे थे। उस दौरान जो है वहां की सरकार चली गई, उस दौरान दल बदल हो गया, उस दौरान स्पीकर का नए सिरे से चुनाव हो गया, वो सारे चीजों पर कुंडली मार के बैठ गए। तब से अभी तक खाली सुप्रीम कोर्ट फूं फां कर रहा, क्या कर रहा है आप बता रहे? तो एक प्रकार से जो गवर्नर और गवर्नर साहब बीच में छोड़ के हट गए, ताकि वो जो गवर्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो होता तो स्ट्रक्चर पास होने के पहले गवर्नर साहब कोश्यारी साहब स्वास्थ्य का नाम लेकर के हट गए, आपसे बता रहे। वो जो है आपका मनोनीत सदस्य हो गए, स्पीकर का चुनाव हो गया, सब तो हो गया, आपसे बता रहे। और जो अभी तक सरकार चल रही है और कल गए मान ली दल बदल के कारण होता है कि सरकार अब वो नहीं रहेगी, अब सरकार जो है क्या कहते हैं, वो तो कहने का तात्पर्य है तो इतने दिन जो गलत चली सरकार वो किसकी वजह से चली, उसकी जिम्मेदारी आप फिक्स करेंगे? क्यों जो है जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो है क्या कहते हैं मतलब सब चीजों को लटका के 11 जुलाई को पोस्ट किया था, क्यों नहीं सब डिसाइड करते गए? और एक गड़बड़ी से 2 गड़बड़ी, 2 गड़बड़ी से 3 गड़बड़ी, 3 गड़बड़ी से 13 गड़बड़ी, 13 गड़बड़ी से 113 गड़बड़ी, इस तरह लगातार होती गई और सरकार अभी तक चल रही है। आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक आप इसका फैसला कीजिए। 31 दिसंबर तक नहीं फैसला, 31 जनवरी तक आप अजीत वाला फैसला कीजिए, अजीत पवार गुट जो अलग होकर के शामिल हुआ है,
तत्काल फैसला क्यों नहीं, क्यों 2 महीने का टाइम दिया आपने, 15 दिन का टाइम क्यों नहीं दिया? कर्नाटक वाले मामले में तो आपने 2 महीने का टाइम नहीं दिया था फैसला करने के लिए। मध्य प्रदेश वाले में तो आपने 3 महीने का टाइम और 2 महीने का टाइम और 6 महीने का टाइम नहीं दिया था। तो आप भी तो चुन चुन करके फैसला दे रहे हैं, तो आप जो चुन के फैसला दे रहे हैं तो उसका खामियाजा तो देश का संविधान, कानून का शासन और लोग भुगत रहे हैं ना। तो सवाल इस बात का है कि 3-3 राज्य आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं कि राज्यपाल जो है किस तरह की जो है मनमानी कर रहे हैं। सरकारिया कमीशन बना, राज्य और राज्यपाल के बीच में जो है, राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच के संबंधों को परिभाषित किया कि कब होगा तो क्या आप करेंगे, हम नहीं मानेंगे तो आप क्या कर लेंगे। उसी को हम राज्यपाल बनाएंगे जो हमारे मन से चलेगा, जो हम जैसे चाहेंगे वैसे डिस्टेबलाइज कराएंगे। और फिर सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने कल क्या किया और आज भाजपा क्या कर रही है। कांग्रेस ने जो किया ठीक है, भाजपा ने पैजामा भी उतार दिया, लेकिन भाजपा ने जिस तरह पैजामा उतारा तो उसकी कोई सीमा नहीं बची है गिरने की, आपको बता। और कितना गिरेंगे, बेसिक बात। हाँ, और कितना गिरेंगे आपको बता। तो ये स्थिति है सर। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को कहा था, संवैधानिक नैतिकता का होना बहुत जरूरी है, और ये जुडिशरी पे भी लागू होता है, एग्जीक्यूटिव पे भी लागू होता है और लेजिस्लेटिव बॉडी पे भी लागू होता है। उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां कैसे व्यवहार करेंगी, मैं कैसे कह सकता हूँ। अगर संविधान अच्छा हो और उसको लागू करने वाले लोग ठीक न हो तो संविधान ठीक नहीं होगा। अगर संविधान खराब भी हो, लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो संविधान अच्छा साबित हो सकता था। ये था विशेष राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर और संवैधानिक उनकी भूमिका पर ये विशेष अम्बेडकर नामा का पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू।